प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी आपकी खूबसूरती से मुताल्लिक बात कर रहे थे और खूबसूरत नज़र आना हर एक का ख्वाब होता है, चाहे वो ख़वातीन हो मर्द हजरात हों, सभी खूबसूरत नज़र आना चाहते हैं। और इसमें सेहतमंद जिल्द का होना हर शख्स के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन क्या सिर्फ महंगी मसनूआत ही एक अच्छी ग्लोइंग स्किन आपको दे सकती हैं, या फिर आजकल के इस ज़माने में जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे तरीक़े भी हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं, कोई ऐसा तरीक़ा इलाज भी है कि आप अपनी ट्रीटमेंट्स जो करवा करके अपनी स्किन को खूबसूरत और ग्लोइंग बना सकते हैं। और फिर धूप, आलूगी, कम पानी पीना, गैर सेहतमंद जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो रोज़मर्रा की रूटीन है, ये हमारी स्किन को कितना डैमेज कर रही है, जिल्द को मुतासिर कर रही है, ये एक माहिर जिल्द ही बेहतर तरीके से हमें बता सकता है। तो आज इन तमाम जो मैंने पॉइंट्स आपसे शेयर किए, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सदफ साहिबा हमारे साथ हैं। और डॉक्टर सदफ जो है एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं और साथ ही साथ ये हिस्टोपैथोलॉजिस्ट भी हैं। ये दोनों आपस में किस तरह से इंटरलिंक करते हैं, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ये हमें डॉक्टर सदफ ही बता सकती हैं। डॉक्टर सदफ, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये एस्थेटिक फिजिशियन होना, फिर दूसरी तरफ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, ये क्या मतलब किस तरह से हुआ? जी हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वो पैथोलॉजी में या हिस्टोपैथोलॉजी में होती है। तो मैंने हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ही की अपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। हाँ। तो हमारे पास ना सारे डिपार्टमेंट से सैंपल आते हैं, सारी सर्जरीज़ की बायोप्सीज जो हैं वो हमारे पास आती हैं। हमने उनके ऊपर कमेंट करना होता है कि आगे इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनका प्लान क्या है करना। तो हमारे पास स्किन से भी आती थी, गायनी की भी आती हैं, बाकी भी आती हैं। तो स्किन की बहुत सी डिजीज़ होती हैं जो आपको माइक्रोस्कोपिकली उनको बताना होता है कि ये जो लियन है वो कैसा है, या इसके लिए आपने आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी थी, मुझे पता था कि डिटेल्ड चाहिए होती है चीज़ों की, और मुझे उनकी पैथोलॉजी पता थी जिसके बेस पर ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे काफ़ी ये ना इंटरेस्टिंग लगता था कि मुझे एक चीज़ का पता है, तो मैं अगर मुझे पता है मैं उसको डायग्नोस कर सकती हूँ, तो मुझे उसको ट्रीट भी करना आना चाहिए। तो ये एक्चुअली मेरा मेन इंसेंटिव बना कि मुझे था कि मतलब थोड़ा सा पैथोलॉजी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है हमारा, लैब से रिलेटेड है। काफ़ी मुश्किल है नहीं? मुश्किल तो है ना वो एज कम्पेयर टू ये एस्थेटिक फिजिशियन के ज़्यादा टफ नहीं है जॉब? एज कम्पेयर टू दैट वो टफ है, और थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस नहीं है पैथोलॉजी की, थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। और एस्थेटिक एक ऐसे खौफनाक काम है ना, काफ़ी खौफनाक है, और खौफनाक भी है, और आपको बड़ा दिल मतलब वो करके ना करना पड़ता है। लाइक हम लोगों के पास बड़े बड़े लियंस आते थे, मस्टेक्टमीज आती हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स आते हैं, हिस्टेक्टमीज आती हैं, यूट्रस आती हैं फीमेल्स, ये हमने उनकी स्टेजिंग ग्रेडिंग करनी होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट को बताना होता है। वो चीज़ थी जिसमें मुझे लगता है मैं काफ़ी ड्राई हो गया, और मुझे था मैंने 10-11 साल इसमें गुजार दी, मैं अपनी आगे की लाइफ ना इसको दूँ, इतना मतलब ना दूँ। मैं थोड़ा सा ना साथ में एक ऐसी चीज़ रखूँ जो थोड़ी सी सॉफ्ट है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है, जो मुझे भी 10 साल के बाद 20 साल के बाद मुझे भी उसकी यूज़ मतलब उसका ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्यों ना वो चीज़ करूँ। तो फिर और पर्सनली बीइंग फीमेल और बीइंग मतलब ये कि हर बंदे को वो वाली आपकी बात है, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, खूबसूरत नज़र आना जो है और ना, दूसरों को खूबसूरत बनाना बीइंग डॉक्टर। हाँ, अच्छा जी, ये एक एस्थेटिक फिजिशियन का बुनियादी किरदार दूसरों को खूबसूरत बनाना होता है। इसमें क्या आप ट्रीटमेंट्स करती हैं, सर्जरीज करती हैं, क्या होता है एक्चुअली? यहाँ पे एक छोटा सा एक डेफिनेशन है जो कि मैं बताना चाहूँगी। एक होता है एस्थेटिक फिजिशियन और एक होता है डर्माटोलॉजिस्ट। हाँ एक्सक्यूज़ मी। डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो टोटली आपका स्किन की डिजीज़ के ऊपर काम करता है। लाइक आपको लाइकन प्लेनिस हो गया, आपको सोरियासिस हो गया, आपको डर्माटाइटिस हो गया, उसके आगे बुलस लियंस हो गए, काफ़ी उसकी वैरायटीज़ हैं, वो एक डर्माटोलॉजिस्ट का काम है। एक बंदा है, उसको सोशली एक चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, उसके रिंकल्स आ रहे हैं, उसकी प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, उसको है मैंने अपनी स्किन केयर अच्छी करनी है, मैंने अपना फेस को टाइट करना है, मैंने अपने आप को ग्लोरीफाई करना है, ब्यूटीफाई करना है, आइदर बाय यूजिंग स्लिमिंग ड्रिप्स, मैंने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एस्थेटिक फिजिशियन में आ जाती हैं। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर कंट्रोल वे में किए जाएँ तो नहीं होते, अदरवाइज साइड इफ़ेक्ट्स तो नो डाउट होते हैं, हर चीज़ के होते हैं ना, हर चीज़ के होते हैं। और ये कि हम बहुत ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट प्लान से ज़्यादा इसका मैनेजमेंट प्लान और आगे से इसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर बहुत ज़रूरी होती है। इवन हम पेशेंट्स का अगर लेज़र भी करते हैं तो हम उनको पोस्ट केयर बताते हैं कि आपने इसके बाद स्वेटिंग नहीं होने देनी, आपने इन्फेक्शन नहीं होने देना, आपने स्क्रैच नहीं करना, आपने वेट करना है। लाइक वो हर प्रोसीजर के फिर आगे डिफरेंट जो है ना वो एहतियात है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपका ये एडवर्स हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और वही कि एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने पढ़ा है, सीखा है, उसको कॉम्प्लिकेशंस का पता, और इवन कॉम्प्लिकेशंस हो भी जाएँ तो उसको पता है उसे हैंडल कैसे करना है।
तो ये फिर उस बंदे की फील्ड होती है। उस बंदे की फील्ड है। अच्छा, मरीज़ की मेडिकल हिस्ट्री में कौन से सवालात शामिल होते हैं, क्या पूछते हैं आपको? कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर। अच्छा, मुझे मेरा फिर वही वो स्लिमिंग ड्रिप्स का वाकई असर होता है? जी होता है, बिल्कुल होता है। इवन स्लिमिंग ड्रिप्स का भी होता है। अब तो खैर नहीं, अब क्योंकि मैं अब इस फील्ड में हूँ तो मुझे इन चीज़ों का, मोडेलिटीज़ का, इन एरियाज़ का अब आइडिया हो रहा है कि इवन हम लोकली स्किन, अगर कुछ लोगों की डबल चिन होती है, कुछ लोगों के लव हैंडल्स होते हैं, कुछ की थाइज हैवी होती हैं, हम और वो उनको होता है कि हम अपनी बाकी बॉडी जो है ना उसके ऊपर हम इफेक्ट ना आने दें। मतलब अगर आप स्लिमिंग डिप्स लगाएंगे तो वो तो पूरी बॉडी आपके स्लिमिंग में चली जाएगी, कंट्रोल कर जाएगी और आपका हेल्दी फैट भी चला जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल 30s में 40s में जाके मोस्टली हम चाहते हैं कि हमारी चीक्स थोड़े भरे भरे रहें, वरना आपकी स्किन सैग कर जाती है। तो अगर हम स्लिमिंग डिप्स लगाएंगे तो स्लिमिंग डिप से आपका पूरी बॉडी का जाएगा। तो इसके लिए लोकली आप इस जगह पे आप इंजेक्शंस भी हमारे पास हैं, मल्टीपल टाइप्स के इंजेक्शन, इसी जगह पे सारा वो जो होगा फैट उसको बंद करेगा। हाँ जी, सिंपल उसी को वो करेंगे। उसके भी मल्टीपल टाइप्स हैं और वो फिर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेके कि इसको कौन सी चीज़ सूट करती है वो करते हैं। इसकी फिर आगे मशीन भी है, हाईफू मशीन है, वो हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू आप उनकी फैट को मेल्ट करते हैं वहाँ से। तो इट डिपेंड्स कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर आजकल का मौसम है ना, फैट मेल्ट होके कहाँ जाती है फिर? डिसॉल्व हो जाती है, वो स्टूल के थ्रू या यूरिन डिसॉल्व हो जाती है बॉडी। हम उसको जो है ना कंट्रोल शॉट्स देते हैं इतना कि उस टाइम पे वो डिसॉल्व हो जाए और वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हमारा वो मैकेनिज्म होता है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ जो वेस्ट होता है ना, वो मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ करके ख़त्म कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। ये आगे इसका मैकेनिज्म है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो इस तरह से ना, अगर आप एक सेशन में कहते हैं कि बस मैंने तो जाना है 2 दिन के बाद शादी पे और मुझे बिल्कुल चाहिए अपनी 2 दिन में हो जाती है ये एक्चुअली इसका डाउन टाइम होता है। जो हाईफू का डाउन टाइम है ना, डाउन टाइम होता है कि आपने प्रोसीजर करवाया, उससे कितने देर के बाद उसका रिजल्ट आ गया। हाईफू का डाउन टाइम फ़ौरन से आ जाता है। यहाँ पे आपने उसे कंट्रोलिंग की, वहाँ पे आपने उसका लगाया, आपको उसी टाइम पे टाइटनिंग फील होना शुरू हो जाती है। हाँ अच्छा, तो वैसे मतलब अगर किसी का है टमी पे आपकी फैट है तो उसको भी कम किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। बस इसकी उसको कितने सेशंस में होता है? डिपेंड्स कि उनकी फ़ैट कितनी है। एक्चुअली ये हम जब इसको हाईफू की ग्रेडिंग या उसकी मेजरमेंट करते हैं तो हमने उसमें जो रेडिएशंस देनी होती है ना, वो डिपेंड करता है कि फ़ैट की थिकनेस कितनी है और वो पॉइंट्स में शुरू होते हैं। 0.1 मिलीमीटर, 0.2, 0.3, 0.4। वो पहले हम डेप्थ जो है वो सारी की सारी मेजर करके उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करके फिर उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। और हम पेनफुल प्रोसीजर तो नहीं है? पेनफुल नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहती थी, अगर आप इंजेक्शंस के थ्रू यहाँ से करना चाहते हैं तो आजकल का जिस तरह से ह्यूमिड वेदर है उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आप एक माइक्रो इंजरी कर रहे हैं ना, अगर आप इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो इस तरह के मौसम में फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। लाइक अगर हमने इंजेक्शन लगाने तो हाईफू कर देते हैं, उसके लिए सेफ ऑप्शन है। हाईफू का डाउन टाइम आ जाता है, लेकिन मतलब डाउन टाइम। और बेली फैट के लिए? बेली फैट के लिए हो जाएगा, टाइटनिंग हो जाती है, वहाँ से आपका एक्स्ट्रा फैट चला जाता है। तो वो कितने सेशन में होता है? डिपेंड्स कि कितना फैट है। तो और वे कि अगर हम एट अ सेम टाइम, हमें कोई इशू नहीं होगा, हम एट अ सेम टाइम कर भी देंगे, लेकिन फैट नीचे हमें ना वो दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है और सपोर्ट दे रही है। अगर हम ऐसे करेंगे तो स्किन सैग कर जाएगी और वो एक सेपरेट एक हो जाएगा। तो इसको जो एस्थेटिक फिजिशियंस हैं वो इस तरह से प्रोटोकॉल रखते हैं कि हम एट अ सेम टाइम हाईफू भी कर रहे होते हैं और बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे लोकली कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल कुछ कर रहे होते हैं सो दैट उनका अपना बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस करे और अपनी स्किन को टाइट करे। तो ये वही वाली बात है, थोड़ा सा सोच के करना है कि अच्छा अगर इस बंदा ये इंसान ये वाला रिजल्ट चाहता है और मैंने इसको ये देना है, तो बजाय इसके कि वो अच्छा होने के बजाय वो अगली दफ़ा आ जाए डॉक्टर साहब मेरी तो स्किन सैग हो गई है। और स्किन सैग होने के बाद बुरी लगती है और उसका तो फिर वही वाली बात है, आपको फिर सर्जरी करवानी पड़ती है। वो बहुत जल्दी नहीं जाती अनटिल ऑनलेस कि आप उसको इतना टाइम दो। हाँ जी, इवन वो मम्मी पाउच उस तरह से कर भी नहीं सकते हैं जिस तरह से वो दिखाते हैं। जैसे और जैसे आप वही वाली बात है, छोटे से एग्जांपल है मम्मी पाउच। आजकल फीमेल्स पूरी जो है ना फिट हो जाती हैं, लेकिन वो मम्मी पाउच क्या होता है, वो उनकी सैग्ड स्किन होती है, लैक्स स्किन होती है। वो ज़ाहिर प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद वो जो आपके फिर आपके निशान भी पड़ जाते हैं। हाँ जी, इवन स्क्रैचेस। हाँ जी, वो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं आपके। उनका भी यही है कि उसके लिए भी स्ट्रेच मार्क्स में क्या होता है, वहाँ से ना आपकी स्किन इतनी लूज हो चुकी होती है कि वो अपना कोलेजन लूज कर देती है। हमने वहाँ पे भी उसका ग्रेजुअली फिर कोलेजन प्रोडक्शन करनी होती है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है। हाँ जी, ये टाइम टेकिंग है। डबल चिन जो है आप कह रही हैं कि नहीं, वो 2 दिन बाद उसके रिजल्ट्स आने डबल अगर हम हाईफू से करते हैं। अच्छा, टेस्ट की बात हो रही थी, कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं? टेस्ट हाँ जी, देखिए बेस लाइन तो हम लोग आइडियली कहते हैं कि आप ज़रूर करवाएं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने पीआरपी भी करवाना है तो पीआरपी का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि आप अपनी ही बॉडी के प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स हाँ। लेते हैं और डालते हैं। अब अगर आपका प्लेटलेट काउंट ही ठीक नहीं है, आपकी जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, आपका जो ब्लड है वो उस लेवल का ही नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी HP लो है, उसका प्लेटलेट लो है, तो हम पहले उनको कहेंगे कि आप अपनी पहले डाइट अच्छी करें, मल्टीविटामिन्स लें और इवन आप सप्लीमेंट्स लें और मतलब ठीक करें अपने आप को, इस चीज़ को ठीक करें। PRP के लिए ये चीज़ हो गई। अगर किसी ने मिलाजमा ट्रीट करना है तो मिलाजमा का कोर जो इसकी कॉज है, मेन कॉज है वो है HP अगर किसी की कम होती है या उसका सीरम फेरेटिन कम होता है तो हम उसे कहते हैं कि आप पहले ये करवाएं, अपना सीरम फेरेटिन करवाएं और HP करवाएं। ये कॉज है इसकी खून की कमी मिलाजमा के लिए। तो इसमें से मल्टीपल है, तो लाइक अच्छा, मरीज़ एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए फिट बैठता है या नहीं, ये फिर किस तरह से आप लोग उसको करते हैं जज? ये देखिए आजकल बहुत सी चीज़ें जो ट्रेंड्स में आ जाती हैं, लोग कहते हैं अच्छा हाँ, आजकल वो मुझे भी कर दो। हाँ जी, फोक साइज चल रही है, मुझे भी फोक साइज चाहिए। तो आजकल बड़ी आम सी चीज़ है, लड़कियां करवा के आती हैं। हाँ जी, मुझे आजकल फिलर्स चाहिए, मुझे इसे चाहिए। अब एक्चुअली बात है कि अब हम जब इस फील्ड में हैं तो अब आइडिया है, एक चीज़ है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। लेकिन आपने अपने तो बोटॉक्स वगैरह, मैं लिप्स देख रही हूँ आपके, तो आजकल तो वो बड़ा मोटे मोटे होंठ और इस तरह से ना, मैं यही बताना मेरे तो चलो नेचुरली ऐसे हैं लेकिन वो मैं देखती हूँ लड़कियों ने ऐसे स्पेशली लिप्स के ऊपर टेढ़े मेढ़े से, है ना, लिप लाइन ही खत्म हो जाती है आपकी। ऐसे एक्चुअली मैं यही बताना चाहती थी कि अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अब जब आप इस फील्ड में आते हैं तो वो अब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने अपने जो नेचुरल फीचर्स हैं आपने उनको इन्हेंस करना है, उसकी अपनी लिमिट्स में, उसकी अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए। अच्छा। अपना फेस आपने चेंज नहीं करना, अपने आपको आर्टिफिशियल शो नहीं करना, इसको कहते हैं आपने रीजुनिवेट करना है, आप उसी को ही इन्हेंस कर रहे हैं। अगर 30s में आ गई, मेरा कोलेजन कम हो रहा है तो मैंने अपना कोलेजन को प्रोड्यूस करना है। मेरी यहाँ पे स्किन सैग हो रही है, मैं स्किन को टाइट करना है। ओरल भी ले सकते हैं ना, ओरल भी ले सकते हैं। उसकी एफिकेसी एज़ कम्पेयर टू IV कम होती है। ओरल जो है ना वो फिर हमारा लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, किडनी मेटाबोलाइज करता है, तो उसकी एफिकेसी कम होती है एज कम्पेयर टू दैट जो आप नहीं होते हैं लिप लगाते हैं। जी होते हैं कोलेजन, वो आजकल पाउडर सप्लीमेंट्स आजकल जी हाइड्रोलाइज्ड, उसमें कहते हैं कोलेजन आपके पास हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए और मेरीन उसका जो है ना सोर्स होना चाहिए। मेरीन सोर्स में हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन ही हमारी बॉडी के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है। ये सोर्स क्या करता है? मेरीन सोर्स जो है ना फिश जो सी फूड है ना, वहाँ से आता है। प्लांट भी होता है। कैप्सूल आता होता था, पता है, वो ओमेगा 3 का था। हाँ जी, वो गोल्डन से कलर का, उसके अंदर ऑयल होता था, हम कहते थे प्लास्टिक सा कैप्सूल, और वो हाँ जी, वो ओमेगा 3 है, वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये कोलेजन जो है ये वैसे बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, हमारी स्किन को अच्छा करने के लिए, तो वो अच्छा करता है। तो ये आप कह रही हैं ओरल फॉर्म में इतनी जल्दी इतने फाइन रिजल्ट्स ओरल में एक्चुअली अगर हमने अपनी गट हेल्थ अच्छी करनी है तो हम ओरल फॉर्म में ले सकते हैं। गट में सबसे पहले उन्हें गट में जाना है। इवन लोगों की गट हेल्थ अच्छी होती है तो उनकी स्किन अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है यार, आपका वेट भी कम हो जाता है। ऐसे वो कहते हैं ना कि सेकंड ब्रेन है हमारा गट जो है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, ये बोटेलियम टॉक्सिन के इस्तेमाल की आम वजूहात क्या है? पहले तो ये बताइए है क्या बोटेलियम टॉक्सिन जो है ना, बोटुलिनियम टॉक्सिन है एक्चुअली। जो बोटेक्स जो है ना उसमें हम यही करते हैं कि बोटुलिनियम टॉक्सिन डालते हैं। ये क्या करता है, ये मसल रिलैक्सेंट है, मसल को रिलैक्स कर देगा। ये अब मैं जब मेरा ये वाला एक्शन मैकेनिज्म, ये जो मैं एक्शन कर रही हूँ, ये मैं अपने इस फ्रंटालिस मसल को मैं ट्विच कर रही हूँ। ये मेरा मैं ये मसल जब मैं इस पर लगाऊंगी मेरा मसल रिलैक्स हो जाएगा। मैं ऐसे करूँगी भी तो वो उसका एक्शन नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे करूँगी, मेरा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है, हाँ जी, फ्रीज हो जाएगा, रिलैक्स कर देगा, उस जगह पे उसको फ्रीज कर देगा। लेकिन ये है कि ये टाइम के साथ अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर चीज़ को साफ़ करने का तरीका रखा हुआ है। टाइम के साथ ये फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। हमारे अपने ही एंजाइम इसको डिज़ोल्व कर देते हैं और इसका इफेक्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर में ख़त्म हो जाता है। फिर आपको दोबारा लेना पड़ता है। तो वो जिस तरह से आप कहेंगे ना कि कौन सा बंदा कैंडिडेट बनता है, अगर 30s में आपके छोटी छोटी सी फाइन लाइन्स आ रही हैं और आपको थोड़े से रिंकल्स आ रहे हैं, आप कहेंगे बस मुझे बोटॉक्स कर दें, तो जब आपको वाकई में 60s में जाके वाकई में बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी तब आपके मसल्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जैसे से बैक्टीरियाज रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, और तो फिर ये हो जाता है। तो वही वाली बात है कि बीइंग डॉक्टर अर्ली एज में नहीं करना, एस्थेटिक फिजिशियन में कहती हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन मेरे पास इतने लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमने फिलर्स करवाने हैं, हमने बोटॉक्स करवाना है, हमें थ्रेड्स करवाना है। मैं कहती हूँ नहीं, आपने नहीं करवाने। मैं कहती हूँ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको खुद कहूँगी आपने करवाने, बिफोर टाइम आप ना करवाएं, क्योंकि वही वाली बात है फिर लॉन्ग टर्म वो चीज़ सही नहीं रहती। हम एशियंस जो हैं हम तो लकी हैं, हमारी वो गोरों की निस्बत बहुत कम रिंकल्स और हमारी स्किन के वो प्रॉब्लम्स और वो स्किन वो वाली गंदी वाली स्किन नहीं है। उनकी हमारी स्किन की 6 टाइप होती हैं। उनकी है टाइप 1, 2,
हमारी टाइप 3-4 और अफ्रीकन्स की होती है 5-6 होती है। टाइप 1-2 किस बेस पे है, उनका वही मेलानिन प्रोडक्शन की बेस पे, वो वाइट होते हैं। जितनी उनके वो क्लीन मेलानिन एक्चुअली टैन जो होता है ना वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और हम लोग गोरे होने के चक्कर में वो फार्मूला क्रीमें लगा, ये ड्रिप्स लगा, इंजेक्शंस लगा, गोलियां खा, वो बेड़ा गर्क कर लेते हैं। वो फिर आधे तीतर हो जाते हैं, आधे बटेर हो जाते हैं और असली और अजीब सी वो हो जाती है। सही बात है। और बात है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म या परमानेंट इफेक्ट भी नहीं होता। ये तो नहीं है कि आपने आज ड्रिप्स लगाई हैं और 3 मंथ्स के बाद 4 मंथ्स के बाद और आप मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एंटी नेचर जब भी आप चाहेंगे तो उसके सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, राइट। और मैं आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैं इसको बल्कि मतलब कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपकी माँ से ज़्यादा प्यार करता है, 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, मेरी छोटी बेटी के बाल बहुत ज़्यादा करली हैं। अच्छा करली बाल है, बड़ी दोनों जो है उनके स्ट्रेट है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले उसके बाल स्ट्रेट कर दिए। अच्छा यकीन करें उसको वो सूट नहीं किया। हाँ, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने मतलब मैंने क्या किया ना, तो उसको करली हेयर्स। वो तो रब्बे कायनात जो है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें तख्लीक किया है, वो रब बेहतर जानता है कि हमें क्या सूट करता है। हम एक्सपेरिमेंट्स कर करके अपना सत्यानाश कर लेते हैं। अच्छा, वो अब जिस तरह एक कर्ली आपने हेयर की एग्जांपल दिया ना, मेरे भी सही वाले कर्ली हेयर है और मैंने करके अब मेरे बालों का वॉल्यूम इतना कम रह गया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना रिबाउंडिंग करवाई ना, तो मेरी पूरी फैमिली ने कहा आप पे सूट ही नहीं कर रहे। मैंने इतने दिल से करवाए और उन्होंने कहा आप पे सूट ही नहीं कर रहे। एक्चुअली मेरा वो फेस कट ही ऐसा था। अब मेरे फेस का और मतलब मेरा थोड़ा चबी फेस है, अब उस पर बिल्कुल स्लीक हेयर सूट नहीं करते। तो अब मैंने अब उनसे कहा, मैंने कहा मेरे थोड़ा कर्ल्स डाल दे मेरे बालों पे, ताकि मेरा थोड़ा सा ना फेस बैलेंस हो जाए। ऐसे ही। तो अल्लाह ताला की माशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो परफेक्ट होती हैं। जी हाँ, ऐसे ही। अच्छा, और बताइएगा हमें ये डर्मल फिलर्स क्या होते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है? डर्मल फिलर्स ये होते हैं, नाम आ गए ना। जी बिल्कुल ऐसे। डर्मल फिलर्स ये हैं कि जहाँ पे आपकी सैगिंग हो जाती है, जहाँ पे आपका फैट लॉस हो जाता है, जहाँ पे डिपिंग आ जाती है, वहाँ पे फिर फिलर्स डलते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से अब ये वाली हमारी एज है जिसमें हमें लग रहा होता है कि हमें जो है ना हमें वेट रिड्यूस करना है। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने वेट रिड्यूस किया, उसके बाद उनकी स्किन सैग कर जाती है, ठीक है। तो उसको फिल इन करने के लिए फिलर्स आ जाते हैं, डर्मल फिलर्स आ जाते हैं। फिर इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वो फिर आपने अकॉर्डिंग टू द एरिया, किस एरिया को आपने इन्हेंस करना है, आपने अपने इस एरिया को इन्हेंस करना है, अपने टेम्पल एरियाज को इन्हेंस करना है, चिन को इन्हेंस करना है। लोग चिन को प्रोट्रूड करवा रहे हैं आजकल, और तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है ना उस पॉइंट पे फिलर डाल लेते हैं। उससे कि आपका फेस कंटोर हो जाता है। कंटोर इन द सेंस कि जिस चीज़ को इन्हेंस करना है, यहाँ से फेस आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा, यहाँ से प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो वो भी वही वाली बात है, ट्रेंड्स की तरह से जो कुछ अर्सा पहले तक आर्टिफिशियल लुक आती थी, बोटॉक्स करवाते जा रहे हैं, अपने फिलर्स लिप फिलर्स हैं बहुत आम, इसकी एग्जांपल है, करवाते जा रहे हैं। तो वो फिर नेचुरल लुक में उस तरह से नहीं अच्छा आता। सदफ, हमें ये बताइएगा ये कितने महंगे होते हैं ये सारे ट्रीटमेंट्स, ये एस्थेटिक जितने भी आप बता रही हैं? महंगे होते हैं ये, वो कहते हैं शौक के लिए तो आप कर सकते हैं। शौक का कोई मोल नहीं है। हाँ। और खूबसूरत नजर आने के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है अपनी पॉकेट मनी से। बच्चे जो है ना वो उनको होता है तो, लेकिन ये कि बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि नो डाउट ये है, लेकिन तब लेना जब आपको वाकई में ज़रूरत पड़ती है। 60 मतलब 50s में जाके 60s में जाके इस टाइम से अपनी स्किन रूटीन अच्छी रखना शुरू कर दें, स्किन केयर अच्छी रखना शुरू कर दें, उसी से फ़र्क पड़ जाता है। सनब्लॉक लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं, अपनी टोनर लगाएं, ये 3-4 चीज़ें करें, आपकी वैसे ही स्किन अच्छी हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सदफ आपके आने के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सदफ